मेरे ससुर रोज रात को कमरे में फिटकरी लेकर जाते थे। जब उनको गए हुए कुछ देर हो जाती तो कमरे से आवाज़ें आनी शुरू हो जाती थीं। एक दिन मैं चुपके से उनके कमरे में गई। मैंने देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। मैंने देखा कि वह लड़कियों को। मेरा नाम मोनिका है। मेरी शादी अरुण से 2 महीने पहले ही हुई थी। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरा पति और मेरे ससुर थे। मेरी सास का देहांत हो गया 2 साल पहले। एक दिन मैंने उनसे कहा कि क्यों ना हम लोगों माँ जी की याद में उनके नाम का एक स्कूल खुलवाएं, जिसमें हम गरीब बच्चों को शिक्षा दिलवाएंगे, जिससे हमें भी पुण्य मिलेगा और वह भी अनपढ़ नहीं रहेंगे। दरअसल मेरे ससुराल का गांव ज़्यादा बड़ा नहीं था और ज़्यादातर गरीब गरीब घर लोगों के भी थे। गांव में सरकारी स्कूल न होने की वजह से अक्सर गरीब बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते थे और किसी बड़े स्कूल में पढ़ने की उनकी हैसियत नहीं थी। तभी मेरी बातों से अरुण भी सहमत हो गए। अरुण सरकारी नौकरी करते थे और ज़मीन जायदाद भी अच्छी होने के कारण पैसों की कोई कमी नहीं थी। खैर, ऐसे ही कुछ दिन निकले। आज रविवार का दिन था। अरुण भी घर पर थे, इसलिए हम लोगों ने कहीं बाहर घूमने जाने की सोची। पिताजी से पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग चले जाओ, मैं शाम को अपने दोस्तों के साथ अनाथ आश्रम हो आऊँगा। हम लोग उन्हें खाना वगैरह खिलाकर घूमने चले गए। शहर की काफ़ी अच्छी अच्छी जगह पर घूमने के बाद शाम को एकदम थक कर चूर हो चुके थे। पिताजी के लिए खाना बनाया और उन्हें खिलाकर मैं और अरुण सोने चले गए। हम लोगों ने खाना नहीं खाया क्योंकि पूरे दिन बाहर आज नमकीन और स्वीट्स खा खा कर पेट भर चुका था। ऐसे ही दिन निकलते गए। अब हमारा स्कूल भी पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। आज स्कूल का उद्घाटन था। पिताजी को ले जाया गया और रिबन कटिंग करवाई गई। मेरे मन में जितनी खुशी थी वह तो शायद ही किसी के मन में होगी, क्योंकि मैं हमेशा से खुले विचारों वाली रही हूँ और गरीब लोगों के लिए कुछ करने में तो मानो मुझे पूरी दुनिया की खुशी मिलती थी। आज अरुण ने भी मेरा साथ देकर मुझे सुकून के बह पल दिए थे, जिनका मुझे हमेशा से इंतज़ार रहता था। फिर स्कूल का उद्घाटन हुआ। उसमें हम लोगों ने बड़े बड़े लोगों को आमंत्रित किया, जबकि इस गांव के गरीब परिवारों को भी बुलाया गया। उन लोगों के चेहरे पर जो रौनक थी उसका तो अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल था। आखिर कुछ दिन बाद अध्यापकों को रखा गया और स्कूल शुरू करवा दिया गया। मैंने भी ग्रेजुएशन कर रखा था, इस वजह से मैंने भी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। आखिर पूरा दिन घर में अकेले खाली बैठे रहती थी। इसी बहाने मेरा भी दिन निकल जाएगा। सुबह अरुण का खाना तैयार करके उन्हें ऑफिस भेज देती थी और पिताजी को खाना देकर स्कूल चली जाती और पूरा दिन उन मासूम गरीब बच्चों को पढ़ाने में गुजार देती थी। एक दिन जब मैं स्कूल में पढ़ा रही थी तभी अरुण का कॉल आया और वह कहने लगे कि घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं, तुम जल्दी घर पर चली जाओ और उनके लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर दो। मैं जल्दी से घर पर आ गई और किचन के काम में लग गई। तभी पिताजी आए और वह कहने लगे कि क्या हुआ बहू, तुम आज जल्दी आ गई, सब ठीक ठाक तो है ना? मैंने कहा हाँ पिताजी, सब ठीक है, बस अरुण के कुछ मेहमान घर पर आ रहे थे, तभी मुझे जल्दी आना पड़ा ताकि मैं चाय नाश्ते की व्यवस्था कर सकूं। फिर पिताजी अपने कमरे में चले गए और थोड़ी ही देर बाद अरुण के साथ उनके कुछ दोस्त घर पर आए। अनुज ने कहा कि जब मैं मनाली में पढ़ता था तब यह लोग मेरी क्लास में थे, हमारी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। फिर जब मैं पढ़ाई करके यहाँ आ गया तो हमारी बातचीत होना बंद हो गई थी। अब यह लोग यहाँ पर घूमने आए थे तो मुझे कॉल किया। फिर मैंने इन लोगों को अपने घर इनवाइट कर लिया। उन लोगों ने चाय नाश्ता किया और कुछ देर बातें करने के बाद वे चले गए। जैसे ही रात का समय हुआ हम लोगों ने खाना वगैरह खाकर सोने की तैयारी कर ली। तभी मैंने देखा कि मेरे कमरे में पानी नहीं है, तो मैं पानी लेने किचन में गई। तभी मेरी नज़र पिताजी पर पड़ी। उनके हाथ में फिटकरी थी और वह अपने कमरे में चले गए। जब मैं पानी लेकर वापस आई तो मैंने देखा कि उनके कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। मैं घबरा गई कि आखिर अंदर क्या हो रहा है। फिर मैंने सोचा कि ऐसे ही टीवी चल रहा होगा जिससे ऐसी आवाज़ें आ रही होंगी।
मैं सोने चली गई। दूसरे दिन मैंने रात को देखा कि पिताजी आज फिर हाथ पे फिटकरी लिए अपने कमरे में जा रहे थे और जैसे ही उन्हें गए हुए कुछ देर हुई तो मैंने देखा कि आज फिर से वैसी ही आवाज़ें आ रही थी जैसे कल रात आ रही थी। अब यह मेरा वहम नहीं था, मुझे पक्का यकीन हो गया कि कुछ न कुछ तो ज़रूर गड़बड़ है। अंदर मैंने पूरी बात जानने के लिए खिड़की से झांकने की कोशिश की, लेकिन खिड़की बंद होने की वजह से मैं अंदर कुछ नहीं देख पा रही थी। लेकिन पिताजी के चिल्लाने की आवाज़ मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मैं डर गई कि कहीं पिताजी कुछ मुसीबत में तो नहीं है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद देखा कि वह कमरे से बाहर आए। मैं वहीं एक पर्दे के पीछे छुप गई, जिसकी वजह से वह मुझे नहीं देख पाए। वह किचन की तरफ गए और पानी पीकर वापस से अपने कमरे में आ गए। मैंने सोचा कि यह सब बात अरुण को बतानी चाहिए, लेकिन मैं कमरे में गई तो वह सो चुके थे। बेचारे पूरे दिन ऑफिस में इतना काम करते हैं, इसी वजह से शाम को पूरी तरह से थक जाते हैं। दूसरे दिन सुबह उठते ही मैंने अरुण को पूरी बात बताई। मैंने अरुण से कहा कि परसों रात जब मैं पानी लेने किचन में गई थी तब मैंने पिताजी के हाथ में फिटकरी देखी। वह अपने कमरे में लेकर जा रहे थे। जब मैं पानी लेकर वापस आने लगी तो मैंने सुना कि पिताजी के कमरे से उनकी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। मैंने उस दिन तो जैसे तैसे टीवी चलने का सोचकर बात को टाल दिया, लेकिन यही बात कल रात को भी फिर हुई। अरुण ने मुझसे कहा, तुमने मुझे उस टाइम क्यों नहीं बताया? मैंने कहा, मैं आपको बताने आई थी लेकिन आप तब तक सो चुके थे। अरुण ने कहा, चलो हम पिताजी से पूछते हैं। तो मैंने अरुण को जाने से मना कर दिया और कहा कि हो सकता है उन्हें कोई दिक्कत हो, हमें ऐसे उनके मुंह पर जाकर नहीं पूछना चाहिए जिससे उन्हें कुछ शर्मिंदगी महसूस हो। पहले हमें पूरी बात जान लेनी चाहिए कि आखिर कारण क्या है। खैर, मैंने जैसे तैसे बात को टाल दिया और अरुण को ऑफिस भेज दिया। मैं भी स्कूल चली गई, लेकिन स्कूल में आज मेरा पढ़ाई कराने में बिल्कुल भी मन नहीं था। मेरे दिमाग में सिर्फ यही बात दौड़ रही थी कि आखिर पिताजी कमरे में करते क्या हैं? फिटकरी लेकर जाते हैं तो इसके 100 कारण निकाले जा सकते हैं, लेकिन यह चिल्लाने की आवाज़ है तो मुझे बार बार कुछ अजीब सी सोचने पर मजबूर कर रही थी। खैर, मैं स्कूल से घर आई, खाना खाकर आराम करने चली गई। तभी पिताजी वहाँ से गुजरे तो मैंने उनका पीछा किया कि आखिर वह कहाँ जा रहे हैं, लेकिन किचन में कुछ फल लेने ही गए थे तो मैंने वह बात वहीं पर छोड़ दी। मैंने आज पूरा प्लान बना लिया कि आज देखते हैं शाम को पिताजी की आवाज़ आती है या नहीं। शाम को मैं और अरुण पिताजी को खाना देकर कमरे में चले गए, लेकिन थोड़ी देर के बाद मैंने बाहर आकर देखा तो पिताजी अपने कमरे में फिटकरी लेकर जा चुके थे और उनके चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। अब तो मैंने झट से अरुण को बुलाया और कहा कि देखो, आवाज़ आ रही है। अरुण भागकर जाने लगे, लेकिन तभी पिताजी का दरवाज़ा खुल गया। मैंने अरुण को कमरे के अंदर खींच लिया। मैं नहीं चाहती थी कि पिताजी को शक हो कि हम लोग उन पर नज़र रख रहे हैं। खैर, मैंने और अरुण ने विचार किया कि कल सवेरे होते ही हम पिताजी से इस बारे में बात करेंगे। जैसे तैसे सुबह हम लोगों ने पिताजी से पूछा कि पिताजी, आप किसी मुसीबत में तो नहीं हैं? पिताजी कहने लगे, नहीं तो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम लोगों को ऐसा क्यों लगा? तभी अरुण कहने लगे कि आपके रोज़ाना रात को कमरे में जाने के बाद चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है, तो हम लोगों ने सोचा कि आपसे कुछ पूछें कि सब ठीक तो है। तभी पिताजी कहने लगे कि सब ठीक है। कई बार क्या होता है कि टीवी में कुछ हंसी मजाक का कार्यक्रम आ जाता है जिसे देखकर मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता हूँ और आप लोगों को लगा कि मैं चिल्लाता हूँ। अब अरुण का वहम निकल चुका था, लेकिन मेरा नहीं, क्योंकि मैंने उस दिन खिड़की से उनकी आवाज़ साफ सुनी थी। यह हंसने की आवाज़ नहीं थी, ना ही टीवी के उस कार्यक्रम की। यह तो उन्हीं के चिल्लाने की आवाज़ थी। मैंने उनसे कहा कि पिताजी हमसे ज़रूर कुछ छुपा रहे हैं। वह टीवी की आवाज़ नहीं थी, उनके हंसने की ही आवाज़ थी। मैंने एक दिन खुद अपने कानों से खिड़की के पास खड़े होकर सुना और उन्होंने मुझे बिठाया और कहा, अरे मोनिका, तुम बेकार ही इतनी टेंशन ले रही हो। अगर ऐसी कोई बात होती तो वह पिताजी
हमसे ज़रूर बताते। हो सकता है कि यह टीवी के कार्यक्रम की वजह से हंसने लगे हों और उनके हंसने की आवाज़ ऐसी ही हो। अब बुजुर्ग हो गए हैं और तुम्हें ऐसा लगा होगा कि वह चिल्ला रहे हैं। तुम इतनी छोटी छोटी बातों को अपने दिमाग पर मत लिया करो। और हाँ, जल्दी से मेरा खाना लगा दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मैं बेबन से अरुण के लिए खाना लगाने में लग गई, क्योंकि मेरा दिमाग तो रह रहकर इस बात पर जा रहा था कि पिताजी हमसे झूठ क्यों बोल रहे हैं और वह आखिर हमसे क्या छुपा रहे हैं। खैर, कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। एक दिन मैं स्कूल में बैठी थी, तभी मेरी माँ का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा भतीजा हुआ है, इसलिए 2 दिन के लिए तुम यहाँ चली आओ। मैंने यह बात घर में आकर अरुण को बताई और कहा कि मुझे अपने मायके जाना है। तभी अरुण ने मुझे परमिशन दे दी और पिताजी से पूछा तो उन्होंने भी कहा कि तुम चली जाओ। मैं अपने मायके चली गई और वहाँ 2 दिन तक फंक्शन एंजॉय किया और सब लोगों से हंस खेल कर बातें की। इसी बीच मैं पिताजी की फिटकरी वाली बात पूरी तरह भूल चुकी थी। मैंने 2 दिन बाद वापस आने की तैयारी कर ली। अरुण मुझे लेने के लिए आ गए। चाय नाश्ता करने के बाद हम लोग मेरे मायके से निकल गए और यहाँ पर आ गए। यहाँ आकर मैंने देखा कि पिताजी अपने कमरे में थे। हमें आने में काफ़ी देर हो चुकी थी। अरुण नहाने चले गए और मैं खाना बनाने चली गई। तभी मैंने सुना कि आज फिर से उनके कमरे से आवाज़ें आ रही थी। शायद पिताजी को नहीं पता लगा कि हम लोग आ गए हैं। मैं उनके कमरे के पास गई, तब तक उनकी आवाज़ बंद हो चुकी थी। अब तो मुझे पूरा शक होने लगा था कि पिताजी कुछ ना कुछ तो अंदर ज़रूर करते हैं। मैंने अरुण को इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि अरुण मेरी बातों पर विश्वास करने वाले नहीं थे। आखिर वह तो मुझे समझा बुझा कर बैठा देते और कहते कि तुम्हें बहन हुआ है। मैंने प्लान बनाया कि आखिर पता करूं तो कैसे करूं, ताकि पूरी सच्चाई सामने आ जाए। मैं दूसरे दिन सब जानने का सोचकर हम खाना वगैरह खाकर सो गए। दूसरे दिन मैंने सोचा कि आज मैं पिताजी के कमरे में छुपकर सब कुछ देखूंगी कि आखिर उनके कमरे में होता क्या है। शाम का समय था। अरुण जब सो गए तो मैं पिताजी के कमरे में जाकर चुपके से उनके कमरे के एक कोने में छुपकर बैठ गई। कुछ देर बाद पिताजी कमरे में फिटकरी लेकर आए तो मैंने देखा कि वह कपड़े में फिटकरी को डालकर एक भारी चीज़ से उसकी कुटाई कर रहे हैं और उसे पीस कर एकदम बड़ा सा बुरादा जैसा बना लिया था। फिर उन्होंने उसमें कोकोनट का तेल डाला और उसका एक लेपन जैसा तैयार किया। उस लेपन को पूरे शरीर पर लगा रहे थे। जैसे ही वह अपने पूरे शरीर पर लेपन लगाए जा रहे थे, वैसे ही उनकी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी, जैसे वह दर्द के मारे करहा रहे हों। मुझे बहुत दया आई कि पिताजी को बहुत दर्द हो रहा है। मैं बाहर निकलकर उनसे सब पूछना चाहती थी, लेकिन मेरे पाँव रुक गए, क्योंकि मैं आखिर तक सब कुछ जानना चाहती थी। जैसे ही पिताजी ने पूरे शरीर पर वह लेपन लगाया तो उनके दर्द के मारे जान निकली जा रही थी। कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने उस लेपन को एक और दूसरे कपड़े से हटाया और डस्टबिन में डाल दिया। वह पानी पीने के लिए किचन में गए। मैं वहाँ से बाहर निकली और अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन मैंने अरुण को यह सारी बात बताई। अरुण ने पहले तो मुझे डांटा कि किसी के कमरे में ऐसे चोरी छुपे नहीं जाते हैं। मोनिका, अगर तुम्हें कुछ पता लगाना ही था तो मुझे भी बता देती, हम दोनों चलते। लेकिन मैंने अरुण को जैसे तैसे समझाया कि आपने पहले ही मेरी बात पर विश्वास नहीं किया था, आप मुझे समझा बुझाकर वहीं छोड़ देते। लेकिन जब तक मैं उनके कमरे में नहीं जाती तो हमें आखिर तक पता नहीं चलता कि पिताजी किस समस्या से जूझ रहे हैं। मैंने अरुण से कहा कि कोई बात तो ज़रूर है अरुण, पिताजी फिटकरी का लेपन बनाते हैं और अपने पूरे शरीर पर लगाते हैं। पता नहीं उन्हें क्या दिक्कत है, और जैसे ही वह अपने शरीर पर लगाते हैं तो दर्द के मारे करहा उठते हैं। और उन्होंने कहा कि चलो हम पिताजी से अभी बात करते हैं। हम लोग पिताजी के कमरे में गए और कहा कि पिताजी, आपको क्या समस्या है? आप फिटकरी अपने शरीर पर क्यों लगाते हो? पिताजी एकदम से यह सुनकर चौंक गए, जैसे वह नहीं चाहते थे कि हम लोगों को इस बारे में पता चले। मैंने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने कल रात आपके कमरे में छुपकर आपको देख लिया था।
मैं क्या करती पिताजी? हर रोज़ मैं आपके चिल्लाने की आवाज़ सुनती तो मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आने लगते कि आखिर आप कमरे में करते क्या हैं। इसी सच्चाई को जानने के लिए मुझे कमरे में छुपना पड़ा। तभी पिताजी की आंखों से आंसू आ गए और वह कहने लगे कि बहू, कुछ दिन पहले मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आपको चमड़ी का रोग है और आप नारियल का तेल और फिटकरी पीसकर लगाने से ही ठीक होगा, क्योंकि मेरे पूरे शरीर में उस रोग की वजह से धब्बे जैसे पड़ने लगे थे और पूरे शरीर में दर्द रहता था। तभी अरुण बोल पड़े कि पिताजी, आपने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? हम आपको बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर जाते। तभी पिताजी कहने लगे कि बेटा, तुम ऑफिस के काम में इतने व्यस्त रहते हो और बहू भी स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती है, तो मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था। मैंने सोचा कि ऐसे ही बेवजह तुम लोग परेशान हो जाओगे, इसीलिए मैं खुद ही डॉक्टर के पास चला गया और डॉक्टर ने ही कहा था कि आप कुछ दिन तक यह लेप लगाएंगे तो आपका यह चमड़ी का रोग खत्म हो जाएगा। इसी वजह से मैं अपने आप कमरे में लेपन लगाता हूँ कि तुम लोगों को इस बात को लेकर किसी परेशानी में ना डालूं। तभी मैंने और अरुण ने पिताजी को गले से लगा लिया और अरुण की आंखों में भी आंसू आ चुके थे। अरुण पिताजी से कहने लगे कि आखिर एक बेटे का फर्ज होता है कि वह अपने पिता की हर एक बीमारी में उनकी सेवा करे, लेकिन पिताजी, आपने तो मुझे इस लायक ही नहीं समझा। पिताजी कहने लगे, नहीं बेटा, तुम तो मेरे श्रवण जैसे बेटे हो। बस मैं इसलिए नहीं बताना चाहता था कि तुम परेशान हो जाओगे। तभी अरुण ने कहा, आप तैयार हो जाओ पिताजी, हम आपको डॉक्टर के पास लेकर इस चमड़ी का रोग का इलाज करवाने के लिए लेकर जाएंगे और आज से आपकी पूरी सेवा मैं खुद करूँगा। पिताजी ने हम दोनों को फिर से गले से लगा लिया। अब मेरे मन से यह वहम निकल चुका था कि आखिर मैं पिताजी के ऊपर किस तरह का शक कर रही थी। खैर, हम लोगों ने पिताजी को बड़े से अस्पताल में लेकर जाकर उनका इलाज करवाया। अब हम लोगों के मन से सारी शंकाएं दूर हो चुकी थी। मुझे भी पछतावा हो रहा था कि मुझे पूरी बात जाननी चाहिए थी और बार बार पिताजी से पूछते रहना चाहिए था कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।